लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हमारा आज का दूसरा वीडियो है। यानी कि हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि भौगोलिक खोजों से संबंधित था। यानी कि भौगोलिक खोजों से हमने देख चुका हूं कि किस प्रकार से भौगोलिक खोज होती है, कौन सा कारण होता है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार किस प्रकार से होता है। तो इस सब को विषय में हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं। यानी कि हमने कुछ कुल मिलाकर के 1500 ईस्वी तक कवर कर चुका हूँ, 1500 ईस्वी तक कवर कर चुका हूँ। अब देखिए 1500 ईस्वी के बाद में हम लोग चलेंगे आगे। तो इससे पहले बोलूँगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को तो लाइक करेंगे ही, शेयर वो भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे सेशन की ओर। आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेस कैब्राल भारत की खोज के लिए निकलते हैं, बट तूफानी कारण की वजह से, समुद्र में तूफानों की वजह से इन्होंने चले जाते हैं, ब्राज़ील की खोज कर देते हैं। यानी कि ब्राज़ील चले जाते हैं और उसका नाम ब्राज़ील रख देते हैं। यानी कि भारत की मैप पर ब्राज़ील को दर्शाने वाले यही हैं, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल 1500 ईस्वी में। लेकिन उसके पहले वास्को डी गामा, इनका नाम तो सुने होंगे, वास्को डी गामा। पहचान में आ रहे हैं कि नहीं? कुछ कुछ तो आ रहे होंगे। वास्को डी गामा जो कि 1498 ईस्वी में भारत का समुद्र की मार्ग से खोज करने वाले प्रथम नाविक थे। बात क्लियर? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत का समुद्री मार्ग से खोज करने वाले प्रथम नाविक थे। बट इनके बाद में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेस कैब्राल क्या करते हैं कि ब्राज़ील की खोज करते हैं। अब कैब्राल से ब्राज़ील आप याद कर लेंगे तो याद अच्छे से हो जाएगा। तो पेड्रो अल्वारेस कैब्राल जी क्या करते हैं, ब्राज़ील की खोज कर लेते हैं और 1500 ईस्वी में। लेकिन क्या होता है कि 1498 ईस्वी में वही वास्को डी गामा जो कि भारत पर आते हैं, तो इनको 4 साल बाद फिर पुनः भारत में आते हैं। कब? 1502 ईस्वी में क्या करते हैं, भारत पर आते हैं। हो गया। तो आए तो क्या होगा कि 1502 ईस्वी में इन्होंने पुनः भारत पर आते हैं। अब आने के बाद में जो वहाँ के शासक होते हैं उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी की स्थापना करते हैं। उस कंपनी का क्या नाम है? एतादे इंडिया। एक कंपनी की स्थापना कर देते हैं। कहाँ पे करते हैं? भारत में करते हैं। अब बताइए कि जब भारत में कंपनी का स्थापना हो जाएगा तो उसको चलाने के लिए कोई आएगा भी कि ऐसे अपने हिस्से से चलेगा? तो कौन आएगा? तो देख सकते हैं कि जब भारत की स्थापना होती है, यानी कि भारत में एतादे इंडिया नामक कंपनी की स्थापना होती है, तो उसको चलाने के लिए एक नाविक आते हैं, यानी कि पुर्तगाली आते हैं, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब क्या करते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एतादे इंडिया नामक कंपनी को चलाने के लिए पुर्तगाल से आते हैं। तो चलाएंगे क्या? ऐसे चलाएंगे? ऐसे तो कोई चलाएगा नहीं। उसको चलाने के लिए क्या करते हैं, इन्होंने एक पद्धति की शुरुआत करते हैं। अब भाई देखिए उस पद्धति का क्या नाम है, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं फिर बताते हैं वो पद्धति क्या थी इनकी। तो आप परिचित होंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से तो परिचित ही होंगे।
तो वही इनका प्रथम शुरुआत है। यहाँ पर एक चक्कर लिख देते हैं। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। तो इन्होंने क्या किया? नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति को अपनाया। अब ये नीले पानी की नीति क्या है? तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट भाग क्या है? फर्स्ट भाग का क्या नाम है? क्वार्टज पद्धति। और दूसरे पार्ट का क्या नाम है? फिटोरिया पद्धति। क्या नाम है? क्वार्टज पद्धति। और दूसरा पार्ट क्या है? फिटोरिया पद्धति। क्वार्टज पद्धति और फिटोरिया पद्धति, इन्होंने दो प्रकार के नीति को अपनाए। वो क्या है? नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इन्होंने इस नीति के तहत क्या किया? क्वार्टज पद्धति के तहत इन्होंने क्या कहा? तो क्वार्टज पद्धति के तहत इन्होंने कहा कि जो अरब सागर का भाग है, क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो इधर का है ये क्या है? अरब सागर है। तो उन्होंने बताया कि अरब सागर के भाग से, अरब सागर के भाग से आने वाले व्यापारियों से क्या करेंगे इन्होंने? तो आने वाले व्यापारियों से क्या लेंगे? TAX। क्या करेंगे? टैक्स। यानी कि इधर मार्ग से जो भी व्यापारी आएंगे या फिर जो कोई भी आएगा उससे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। और फिटोरिया पद्धति से क्या होगा कि अरब सागर के द्वीप पर आने वाले लोगों से टैक्स। अब देखिए इनका क्या नीति है कि ये जो भारत का देश आप देख सकते हैं, इधर क्या है? अरब सागर है। अरब सागर में क्या है? समुद्री मार्ग है। अब देखिए, अब इधर से जो भी अरब से आएगा, अरब से आने वाले के साथ में क्या लिया जाएगा? टैक्स। और यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं उस द्वीप पर भी आने वालों के लिए क्या लिया जाएगा? तो टैक्स लिया जाएगा। इनका ये नीति है जो कि बहुत सुप्रसिद्ध है। कौन सा नीति? ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि अरब सागर से आने वाले व्यापारियों के साथ या किसी भी के साथ में क्या होगा कि टैक्स लिया जाएगा। और अरब सागर के द्वीप से आने वाले लोगों के लिए क्या लिया जाएगा? टैक्स। ये किसका टैक्स है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी है। क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी है। अब इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे की ओर अपने कड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिए आगे की ओर बढ़ाने के पश्चात में हम क्या करेंगे कि 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने दीवों की लड़ाई की। दीवों की लड़ाई कैसे की? गुजरात व मित्र राष्ट्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ये जो छोटे छोटे अब ऐसे भारत है ना, अब ये भारत है, यहाँ पश्चिम बंगाल का साइड बना दिया, हालांकि बना नहीं है। तो ये क्या किया? अरब सागर में क्या किए? और छोटे छोटे जो जिसे सैनिक आते हैं मित्र राष्ट्र संघ का जो है, तो इन्होंने क्या किया? उनके साथ में लड़ाइयाँ लेनी प्रारंभ कर दी। क्यों लड़ाइयाँ लेनी प्रारंभ कर दी? क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत है, ये भारत की खोज किसने की? पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों ने ही भारत पर अधिकार जमाना प्रारंभ करेंगे। क्यों अधिकार जमाना प्रारंभ करेंगे? अपने व्यापार में लाभ को प्राप्त करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? पहले तो फर्स्ट में वाटर पॉलिसी को लागू किया, और दूसरी क्या लड़ाई ली कि इस छोटे छोटे जो द्वीप हैं इस पर तुर्की का आक्रमण होने लगता है। तो तुर्की का आक्रमण जब होता है तो इन्होंने लड़ाइयाँ लेते हैं और तुर्कियों को हरा देते हैं। तो ये कब लड़ाइयाँ लेते हैं? तो 1509 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना तो बात आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर में। तो हमने आपको बता चुका हूँ कि 1502 ईस्वी में आपका क्या हुआ है? 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर आक्रमण नहीं, भारत की
ओर चलता है, भारत पर आता है। अब चलते हैं आगे, एक वायसराय आते हैं या जो कुछ भी कर लीजिए, नाविक आते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भारत पर आते हैं। तो अब भारत पर आते हैं तो इनका क्या कहना है भाई? तो इनका ये कब आते हैं? तो पहले इनको देख लेते हैं कि ये कब आते हैं। तो 1503 ईस्वी को करीब में इन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क भारत पर आते हैं। इसके पहले 1502 ईस्वी में हम आपको बता चुके हैं कि 1502 ईस्वी में आते हैं आपके वास्को डी गामा, जो कि दूसरा बार आते हैं। अब चलते हैं इनके विषय में थोड़ा सा चल देते हैं कि जो ये अल्बुकर्क है ना, इन्होंने गोवा को, आप जानते होंगे कि गोवा का थोड़ा सा मैप बना देंगे। इस प्रकार से क्या है, गोवा है। अब गोवा पर क्या है, यूसुफ आदिल शाह का अधिकार है। आदिल ये क्या है, शासक हैं। तो गोवा पर यूसुफ आदिल शाह का शासन है। और गोवा पर यूसुफ आदिल शाह का शासन के पश्चात में यहाँ पर अल्बुकर्क, एक तरफ अल्बुकर्क हो जाते हैं और एक तरफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। अब इनके बीच में क्या होता है, एक युद्ध होता है। अब इस युद्ध के तहत क्या करते हैं, अल्बुकर्क जो होते हैं आदिल शाह को हराकर क्या करते हैं, गोवा पर अधिकार जमा लेते हैं। हमने आपको क्या बताया कि ये जो गोवा आप जानते हैं, गोवा पर क्या है, यूसुफ आदिल शाह का शासन है। अब गोवा पर यूसुफ आदिल शाह का शासन जब है तो यूसुफ आदिल शाह से क्या करेंगे, अल्बुकर्क आक्रमण करेंगे या फिर उनसे लड़ाइयाँ लेंगे। तो लड़ाइयाँ लेने के पश्चात में क्या होता है कि अल्बुकर्क क्या करते हैं, यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। तो इसी के द्वारा सर्वप्रथम गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया गया। कौन? अल्बुकर्क। अब देखिए अल्बुकर्क का थोड़ा सा कहानी अब देखते हैं कि जो अल्बुकर्क है ना, इन्होंने क्या आइडिया अपनाया कि अब इनका क्या होता है कि भारत पर इनके लोगों का जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या पर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो ये आप देख सकते हैं गोवा है ना, तो गोवा पर उसमें सती प्रथा का प्रचलन था, यानी कि सती प्रथा कार्य संपन्न था, यानी कि सती प्रथा किया जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा पर आरोप लगाया। अब क्यों आरोप लगाया उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमारी जो जनसंख्या क्या है, कम है। अब इन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सती प्रथा पर रोक लगाएंगे। अब जब सती प्रथा पर रोक लगाएंगे तो जो जितने भी सती लोग थे, यानी कि जो विधवा औरत हैं, उनके साथ में क्या करेंगे, शादी करेंगे। किसके साथ में? विधवा के साथ में शादी करेंगे। शादी करने के पश्चात में क्या होता है कि वहाँ पर क्या होगी कि जनसंख्या, जो कि पुर्तगालियों की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो गोवा है, गोवा क्या करता है, सती प्रथा पर बैन लगाता है। सती प्रथा क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। सती प्रथा पर रोक लगाने के बाद में यहाँ की जो विधवा औरत होंगी उनके साथ में शादी करेंगे। और शादी करने के पश्चात में क्या होगा कि यहाँ पर धीरे धीरे इनकी विषमता बढ़ने लगेगी। तो बस इतना अब याद करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अब इसके अगले पार्ट को अगले वीडियो में, यानी कि इसके अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो को हम अगले पार्ट में अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो को
अगले पार्ट में अपलोड करेंगे, अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। और आपसे एक ही उम्मीद चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप हमें सहारा देंगे। चलिए दोस्तों, अपनी वाणी को देता हूँ विराम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।